नमस्कार दोस्तों। जुलाई 1789 फ्रांस की कैपिटल सिटी पेरिस के अंदर अचानक से क्रांति शुरू हो जाती है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि फ्रांस के अंदर 1789 को क्रांति क्यों हुई थी, क्या रीजंस हैं इसके पीछे। तो 1789 से हम थोड़ा पीछे चलते हैं। 1774 को फ्रांस का एक न्यू एम्परर बनता है लुई एक्सवीआई। लुई एक्सवीआई बूर्बो वंश का शासक था। लुई एक्सवीआई जब फ्रांस का शासक बना था तो उस टाइम उसकी एज केवल 20 ईयर्स थी। लुई एक्सवीआई ने ऑस्ट्रिया की महारानी मैरी एंतोइनेट से शादी की थी। लुई एक्सवीआई से पहले फ्रांस के ऊपर रसिया के लोगों का शासक था। रसिया के लोगों ने फ्रांस के जो नेचुरली संसाधन थे उनको बहुत ज्यादा डिस्ट्रॉय किया था, जिसके कारण 17वीं शताब्दी में फ्रांस इतना ज्यादा डेवलप नहीं हो सका। लेकिन लुई एक्सवीआई भी एक अत्याचारी शासक था। वो पूरे फ्रांस में डिक्टेटर फैलाना चाहता था, फ्रांस को एक डिक्टेटर कंट्री बनाना चाहता था। लुई एक्सवीआई ने ही अमेरिका को ब्रिटेन से इंडिपेंडेंस किया था। लेकिन जैसे ही अमेरिका इंडिपेंडेंस हुआ वैसे ही ब्रिटेन के लोगों ने फ्रांस के ऊपर 10 अरब लीरवे का कर्जा रख दिया। लीरवे 17वीं शताब्दी में फ्रांस की करेंसी थी, जिसे 1794 को बैन कर दिया गया था। इससे पहले भी फ्रांस के ऊपर 2 अरब लीरवे का कर्जा था। इतना ज़्यादा कर्जा होने के बावजूद भी लुई एक्सवीआई के द्वारा फ्रांस में महंगाई बढ़ा दी थी। करों की जो लुई एक्सवीआई के द्वारा जो टैक्सेस लिए जाते थे उनकी दरों को और ज़्यादा बढ़ा दिए थे, जिसके कारण लुई एक्सवीआई के कारण फ्रांस के बहुत सी से ज़्यादा सिटीजन्स लुई एक्सवीआई से बहुत ज़्यादा परेशान थे। वो लुई एक्सवीआई को और बूर्बो वंश को पूरी तरह से समाप्त करना चाहते थे। 18वीं शताब्दी से पहले पहले फ्रांस 3 स्टेट्सों में बटा हुआ था। फर्स्ट स्टेट्स, दूसरा स्टेट्स और थर्ड स्टेट्स। फर्स्ट स्टेट्स में राजा और उसके मंत्री और उसकी सोल्जर्स या उसकी सेना रहा करती थी। दूसरा सेठ साहूकार, दूसरे स्टेट्स में सेठ साहूकार जितने भी छोटे मोटे मीडियम रिचेस्ट लोग थे वो दूसरे स्टेट्स में रहा करते थे। और तीसरा स्टेट था गरीब और किसानों का। फ्रांस के जो 2 स्टेट्स थे थर्ड और सेकंड, इनमें 90% से भी ज्यादा फार्मर्स थे। वो ज्यादातर फार्मिंग पर ही डिपेंड करते थे। 1789 को लुई एक्सवीआई के द्वारा फ्रांस में अचानक से टैक्सों की दरें बढ़ा दी, जिसके कारण 99% से भी ज्यादा फार्मर्स लुई एक्सवीआई से काफी ज्यादा परेशान हो गए थे। जो 90% से भी ज्यादा फार्मर्स जो फ्रांस में थे उनके पास खुद की 60% से भी ज्यादा कम जमीन थी, बल्कि जो फर्स्ट स्टेट्स के लोग थे उनके पास जितनी भी जमीन थी वो फ्रांस के अंदर वो ज़्यादातर फर्स्ट स्टेट्स के लोगों के अंदर थी। सेकंड और थर्ड स्टेट्स के लोग तो खैर ठेके पर फर्स्ट स्टेट्स के लोगों को ज़मीन को लेकर उनको बोया करते थे। लेकिन इसके बावजूद भी 1789 को लुई एक्सवीआई के द्वारा टैक्सेस बढ़ा दिए गए। अचानक से फ्रांस के अंदर इतनी ज्यादा एक्सपेंसिव था और इतनी ज्यादा महंगाई होने के बावजूद चीजें होने लग गई। फ्रांस की जो पॉपुलेशन थी उसमें बहुत ज्यादा ग्रोइंग होने लग गई। 1715 के लगभग फ्रांस की पॉपुलेशन 2.5 करोड़ के लगभग थी, जो 1789 के लगभग 5 करोड़ को भी क्रॉस कर गई थी। इतनी ज्यादा एक्सपेंसिव था, इतनी ज्यादा भुखमरी और इतनी ज्यादा पॉपुलेशन होने के बावजूद भी लुई एक्सवीआई के द्वारा जो टैक्सेस थे उनकी दरों के ऊपर कोई कमी नहीं की गई, बल्कि लुई एक्सवीआई के द्वारा उनकी दरों को और ज़्यादा बढ़ाया गया, जिसके कारण लुई एक्सवीआई के कारण फ्रांस की पब्लिक थी, जो फ्रांस के सिटीजन्स थे, वो काफ़ी ज़्यादा एंग्री हुए। वो लुई एक्सवीआई को मारना चाहते थे और वो बूर्बो वंश को पूरी तरह से फिनिश करना चाहते थे। इसलिए 1789 को फ्रांस की पब्लिक ने बास्तिल किले पर अटैक कर दिया। बास्तिल किला जहां पर लुई एक्सवीआई और उसकी राजकुमारी मैरी एंतोइनेट रहा करती थी। फिर 1789 को फ्रांस की पब्लिक ने बास्तिल किले पर अटैक कर दिया और मैरी एंतोइनेट से उन्होंने खाना मांगा। तो मैरी एंतोइनेट ने नेगेटिव शब्दों में बोला कि तुम्हें रोटी नहीं खानी चाहिए, तुम्हें केक खाना चाहिए, जिसके कारण वहाँ की पब्लिक को वो बातें बहुत ज़्यादा चुभी। वहाँ की पब्लिक ने इन बातों को बहुत ज़्यादा ट्रोल करने के लिए मैरी एंतोइनेट को पकड़ लिया और उसे सूली पर चढ़ा दिया। और जो लुई एक्सवीआई था वो पब्लिक के सामने बास्तिल किले से ड्रेसेस पहनकर, औरतों की ड्रेसेस पहनकर बाहर निकला। लेकिन आखिरकार पब्लिक ने उसको भी पहचान लिया और उसको भी
लात घूंसों से मौत के घाट उतार दिया। फिर जो फ्रांस का जो कॉन्स्टिट्यूशन था, जो फ्रांस की सरकार थी, वो नेशनल असेंबली के पास आ गई। उस टाइम तक 1789 तक फ्रांस का कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था। फ्रांस के अंदर एक नेशनल असेंबली नाम की एक गवर्नमेंट थी जिसने सबसे पहले फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था। उसका ही पहला फ्रांस का डिक्टेटर बना था, प्रेसिडेंट बना था नेशनल असेंबली के द्वारा ही। 1789 को फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था, लेकिन यह कॉन्स्टिट्यूशन ज़्यादा दिन तक नहीं चला। फिर 1792 को रसिया ने फ्रांस के ऊपर अटैक कर दिया। फ्रांस के ऊपर रसिया, ऑस्ट्रिया और कई यूरोप के कंट्रीज ने अचानक से फ्रांस के ऊपर अटैक कर दिया। फिर फ्रांस के अंदर बहुत सारे सिविल वॉर होने लग गए। ये यूरोप के इतिहास का सबसे खतरनाक सिविल वॉर माने जाते हैं फ्रांस के सिविल वॉर। फ्रांस के सिविल वॉर में कम से कम 1 करोड़ से भी ज़्यादा पॉपुलेशन फ्रांस की ख़त्म हो चुकी थी। फ्रांस के जो नेचुरली संसाधन थे वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉयड हुए थे। लुई एक्सवियाई भी एक डिक्टेटर किंग था, और फिर जो नेशनल असेंबली थी वो भी एक डिक्टेटर गवर्नमेंट थी जिसने बाद में फ्रांस के अंदर सिविल वॉर कराए। फ्रांस के अंदर बहुत सारे जो डिक्टेटर किंग वो बनाए। फिर फ्रांस के अंदर कोई भी व्यक्ति इंडिपेंडेंस नहीं था, बल्कि फिर दोबारा ही वही लुई एक्सवियाई के शासनकाल में जो डिक्टेटर था वही नेशनल असेंबली के द्वारा ही फ्रांस के अंदर डिक्टेटर फैलाना स्टार्ट कर दिया। तो यही थी रियलिटी ऑफ फ्रांस 1789 की क्रांति। थैंक्स। जाते जाते चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।